नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, दिल्ली के दर्दनाक हादसे के बाद से पटना प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है और आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ कोचिंग संचालकों की एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी। देखिए, इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस बंद कमरे की बैठक में क्या कुछ हुआ है। देखिए, इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे गुरु रहमान भी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो गुरु रहमान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस बैठक में आप भी शामिल थे, पटना डीएम के साथ बड़ी मीटिंग थी, क्या कुछ हुआ है मीटिंग? देखिए, कल का जो माहौल था, तो दिल्ली में जो घटना हुई थी तो उसको हम लोग जान रहे थे कुछ ना कुछ प्रभाव उसका पटना में पड़ेगा। लेकिन कल का माहौल था, जिस तरह से छापा पड़ रही थी तो लग रहा था कि भय का वातावरण हो गया था कोचिंग, यानी कि हमको भी लग रहा था कि हम लोग शिक्षक बेकार ही हो गए। लेकिन आज जब पता चला, हम लोग को आदेश आया कि आदेश क्या कही, रिक्वेस्ट भी की डीएम साहब की सब आप लोग आइए। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद करीब 2.5 घंटा हम लोग की मीटिंग चली और 2.5 घंटा मीटिंग के पश्चात जो 2010 में कोचिंग एक्ट आया है और भारत में बिहार पहला राज्य है जहाँ कोचिंग एक्ट बना था। 2010 में अगलगी हुई थी, इस आंदोलन हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद सारा प्रावधान डीएम साहब ने बताया और उस डीएम साहब की आपको कहिए कि इतना अच्छा डीएम मैंने आज तक नहीं देखा था, और सीनियर एसपी भी, कि इन लोगों ने पहले अपना सब कुछ बता दिया कि क्या प्रावधान में है। और उस प्रावधान के बाद उन लोगों ने यही हम लोग से पूछा गया कि आप लोग की क्या राय है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बताया कि सर ऐसी बात है कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो 2012 में हुआ था, 2012 के होने के बाद रिन्यूअल कर ली है, उसमें लेट हुआ है। तो फिर उन्होंने आपको रजिस्ट्रेशन कराने वाले अधिकारी को बुला लिया, फिर अग्निशमन वाले में हम लोग को लेट हो रही थी तो उसमें अग्निशमन वाले अधिकारी को बुला लिया। यानी कोई सबको वहीं पर बुला लिया। जिस आदमी का नाम हम लोग ले रहे थे, झटपट तुरंत वो आ जा रहे थे। उसके आने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, जो मानदंड है, सही में मानदंड उचित भी है कि आपको 2 निकासी होनी चाहिए, 2 निकासी होनी चाहिए, लड़की लड़का के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, ऐसे निकासी अलग से हो, निकले तो भगदड़ वाली स्थिति नहीं हो, अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। वो सारी चीज पर बहुत अच्छे से हम लोग की चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद डीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक केवल 400 कुछ 18 या 13 कोचिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुछ कोचिंग का पेंडिंग में है। तो वैसी परिस्थिति में आप लोग को कितना समय चाहिए? तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को 1 महीना समय चाहिए, और उन्होंने बेझिझक एक महीना का समय दिया कि 1 महीना में आप लोग अपना सारा मानदंड पूरा कर लीजिए। उसके बाद बहुत ही दोस्ताना और इतना खुशनुमा माहौल में ये मीटिंग होगी उतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, ये हम आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन हम लोग बहुत खुश हुए और सारा कोचिंग एसोसिएशन जो था उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने 1 महीना का लंबा समय दिया कि जिन कोचिंग वालों के पास क्राइटेरियाज पर आप खड़े नहीं होते आप अपना कर लीजिए। दूसरी एक बात हुई कि आपको कोचिंग इंडस्ट्रीज की, तो कोचिंग इंडस्ट्रीज में मैंने खुद डीएम सर से कहा कि सर, कोचिंग इंडस्ट्रीज में कोई लोग बहुत करोड़पति हैं, किसी का फी है 2.5 लाख रुपया और किसी का फी है 10,000 रुपया। मेरा ही फी है 10,500 और आज तक कोई 10,500 नहीं दिया। तो अगर कोचिंग इंडस्ट्री कहीं खोलने की बात हो भी रही है तो वैसी परिस्थिति में केवल बड़े बड़े लोग कोचिंग खोलेंगे, जो गरीब आदमी कोचिंग चला रहा है तो 100 बच्चा 200 बच्चा को पढ़ा रहा है तो उसका क्या होगा? तो डीएम साहब ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद स्पष्ट रूप से डीएम साहब ने कहा कि एक कारण बताइए आप लोग जिसके आधार पर कोई इस तरह की घटना को रोका जा सके। तो मैंने कहा स्पष्ट रूप से, मैंने ही स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि सर, एक मात्र 75 से 80% हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे कि यदि 150 से 200 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है और वहां लोग ठूस के 600-700 बिठाता है, सीढ़ी पे बैठाता है, चाय भी वहीं बनवाता है, वहीं पे बैठाता है, करकट का छत होता है, तो वैसी पंखा डोलता नहीं, कहीं कि पंखा के नाम हिलता है। तो उस सब अगर उस सब पर कंट्रोल हो जाए तो निश्चित रूप से हम लोग कोई खतरनाक घटना से बच सकते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से डीएम साहब
साहब ने कहा कि इस तरह की सारी संस्थान को पर हाँ। कड़ी नजर रखी जाएगी और कोई भी कोचिंग संस्थान हो या लाइब्रेरी हो वह बेसमेंट पर नहीं होगा। बेसमेंट में नहीं बेसमेंट चलेगा। बेसमेंट में नहीं चलेगा। जी। और जो भी जैसे कुछ कुछ मुसल्लमपुर हाट में कुछ जी। लाइब्रेरी है बेसमेंट के और अंदर, कोचिंग भी है। कोचिंग भी है, तो कोचिंग सबको भी है। सबको वो बंद कर दिया गया है। जी, बंद कर दिया गया, आगे 1 महीना के अंदर जो है बाकी हाँ। जो लोग के पास बचा हुआ है हाँ। वो हो जाएगा। और बाकी जितने भी अधिकारी थे, जी, प्राधिकृत अधिकारी जो जिनको अग्निशमन का देना था, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिनको रजिस्ट्रेशन देना था, उन लोगों ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग कर देंगे और वीकली हम्म। साप्ताहिक हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे कि कहाँ तक पहुंचा और क्या हो रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह कोई दर्दनाक घटना न साप्ताहिक घटे। विश्लेषण साप्ताहिक होगा। साप्ताहिक विश्लेषण होगा। जी जी। ये अच्छा गुरुजी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस बैठक में कौन कौन आया था, कितने कोचिंग संस्थानों के लोग आए थे? देखिए, इस बैठक में आपको एक तो आपको कोचिंग एसोसिएशन ऑफ जो भारत है उसके सदस्य थे, नवीन भाई थे, एसके झा थे, जी। आपको विपिन सर की ओर से हाँ। भी लोग प्रतिनिधि थे, हाँ। और जो जितना आपको आकाश के थे, एलएन के थे, संख्या क्या होगी? संख्या कम से कम 100-150 तो जरूर होगी। 100-150 कोचिंग संस्थानों के संचालक पहुंचे। संचालक थे। जी। लेकिन जिन जिन कोचिंग संचालकों ने मानदंड को पूरा नहीं किया था, हाँ। या कुछ एक्स्ट्रा जिनके कारण गलतियां हो रही थी, जी। उनमें से कोई उसमें नहीं था। अच्छा हम आपसे सीधा सवाल जानना चाहेंगे, खान सर पहुंचे थे इस नहीं, बैठक में? खान सर नहीं थे। उनका कोई नुमाइंदा उनका कोई था? नुमाइंदा भी नहीं था। ना खान सर पहुंचे थे ना खान सर का कोई नुमाइंदा पहुंचा था। देखिए जी। बाजार समिति के भीड़ वाले संस्थानों में से एकमात्र टीचर जो पहुंचे थे वो एसके झा थे, और बाकी कोई नहीं था। और एसके झा मानदंड को पूरा करता है इसलिए पहुंचा था। लेकिन बाकी जो भी कोचिंग संस्थान है जो तरह तरह के दावा करते हैं, उसमें कोई भी नहीं था, ना ही उनका कोई नुमाइंदा अच्छा था। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, सुबह से खबर चल रही है कि खान सर के कोचिंग में ताला लग गया है, तो क्या खान सर मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं? देखिए, अगर कल की बात है, कल से छापा पड़ना शुरू हुआ है, जी, जी। तो कल से मेरा संस्थान खुला हुआ है, हाँ, बिल्कुल। सबका संस्थान खुला हुआ है। तो जहां भी मानदंड पूरा नहीं हुआ है, उन लोगों ने ताला लगा दिया और ताला लगा के गायब हो गए, जबकि गलत है। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो 110% सकारात्मक है। इसमें अगर कोई कोचिंग में ताला लगा दे, 4 दिन भाग जाए, 10 दिन भाग जाए, तो नहीं चलेगा। क्योंकि डॉक्टर चंद्रशेखर एक आईएएस के साथ साथ एक मानवीय मूल्य से ओतप्रोत है, आपको सीनियर एसपी एक मानवीय मूल्य से ओतप्रोत है। निश्चित रूप से इस तरह की घटना न घटे, तो इस तरह की अब कालाबाजारी नहीं चलेगी। कोचिंग के बारे में बहुत सारे कालाबाजारी उन लोग को पता चला कि स्पष्ट रूप से अगर ये घटना घट रही है तो उस पर हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। और किसी भी हालत में 150 और से अधिक या और 150-200 के बीच में कैपेसिटी के अनुसार लड़के रहेंगे, और वो सारा मानदंड जो पूरा करेगा वो चलेगा। वही कोचिंग चलेगी जो क्राइटेरिया पर खड़ी उतरेगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीधा सवाल मेरा होगा आपसे। देखिए आप भी लगातार घूमते हैं, तजुर्बेकार है, गुरु हैं, कब से पढ़ा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कितनी ऐसी कोचिंग संस्थान है जिस पर नकेल कसी जाएगी? देखिए, संख्या क्या होगी? एक तो बात बता दें कि आपको कोरोना के बाद जी। बहुत सारे टीचर आ गए। हाँ। वो ऐसे टीचर आ गए जो स्टूडेंट थे, कभी किसी परीक्षा में पास नहीं किए, और उसके बाद वो कोचिंग संचालित करना शुरू कर दिए, तरह तरह का प्रलोभन देकर उन लड़का को इकट्ठा किए, और किसी भी मानदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन पर तो ताला लगेगी ही। उन पर ताला लगेगा। देखिए संख्या भी आ रही है, कहा जा रहा है कि 20,000 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जिन पर ताला लग सकता है, बंद हो सकते हैं। हाँ जी, 20,000 कोचिंग पटना जिला में है, छोटा बड़ा मिला के। हाँ। लेकिन जितने बड़े कोचिंग संस्थान है या जो इस मानदंड को झेले हुए हैं, 2010 को हम लोग झेले थे, तो हम लोग अपना सारा काम कराया है। हाँ, और वैसी परिस्थिति में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत कमी हो उस कमी को पूरा करें, क्योंकि सरकार और जो डीएम साहब है, सीनियर एसपी है, शिक्षा के जो अधिकारी हैं, जो अग्निशमन वाले हैं, सब लोग पूरी तरह से सहयोग की मुद्रा में थे। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मापदंड क्या होता है? लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं मापदंड क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मापदंड में है कि 1 वर्ग मीटर में 1 स्टूडेंट बैठेगा। ठीक है। एक बात, दूसरी बात है कि
प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी प्रकाश रोशनी आनी चाहिए। रोशनी आनी चाहिए। तीसरी बात है कि आपको रोशनदान जिसको कहते हैं, जिससे प्रकाश निकले, वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए। तीसरी बात कि लड़की और लड़का के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो, निकासी का और आगमन का अलग अलग रास्ता हो। कितना रास्ता, कितना एंट्री एग्जिट होना चाहिए? एंट्री 2 एग्जिट तो कम से कम होना ही चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए, जिससे निकाला जा सके और जिससे लड़के घुसे। और उसके बाद आपको ये कहा गया कि पार्किंग की व्यवस्था की बात की गई है। उसके बाद आपको ये भी कहा कि बेसमेंट में किसी भी आधार पर कुछ नहीं होगा। इन सारे मानदंडों को बनाया गया है मूल। और दूसरी बात मेडिकल से संबंधित भी, यानी आपको फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी फर्स्ट एड की भी व्यवस्था फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारा बच्चा है कि काठिए गड़ गया, कुछ गड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी-कभी छोटी चोट भी बड़ा नुकसान हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल देती है। बिल्कुल। जी। मान ले काटी गड़ गया और ध्यान हम लोग नहीं दिए तो टेटस भी हो सकता है। बिल्कुल, जी। तो वैसी परिस्थिति वो बात किया गया है। निश्चित रूप से यह सरकार का सकारात्मक रवैया है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ। सारा कोच हमारा कैब सैल्यूट करता है। लेकिन तमाम उन कोचिंग संचालकों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप येन केन प्रकारेण भीड़ जुटाकर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका स्टेटस सिंबल हो गया है भीड़। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे, किसी के बेटा है, किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी घर का चिराग घर के चिराग है, अगर उनके जिंदगी के साथ प्लीज खिलवाड़ न किया जाए और उनको किसी भी परिस्थिति में उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हो सकता है कि सारी की सारी सुविधा नहीं हो जाए। जैसे कि मान ले कि एक बार किलोमीटर में एक बार मीटर में की बात होगी तो चलिए एक बेंच पर 3 ही बैठाइए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि एक बेंच पर 6 7 बैठा दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि 150 की कैपेसिटी है, सांस लेना मुश्किल हो जाए। सांस लेना मुश्किल है, 700 लड़का को आप कोच देते हैं, सीढ़ी पर बैठा देते हैं। अच्छा गुरुजी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं उनका क्या? नहीं वो 1 महीना का समय मिला है। 1 महीना का समय मिला है कि 1 महीना के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक आखिरी सवाल है, अगली मीटिंग कब? अगली मीटिंग हर साप्ताहिक में, जो कि डीएम साहब स्वयं ने अपना नंबर दिया, एसएसपी साहब ने अपना नंबर दिया, एसडीओ साहब ने नंबर दिया, सदर एसडीओ के अलग, सिटी वाले एसडीओ लोग नंबर दिया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने नंबर दिया, फायर ब्रिगेड वाले नंबर दिया और बोले कि साप्ताहिक हम लोग जांच करेंगे। उसके बाद जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग मीटिंग करेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है गुरु रहमान जी ने। देखिए सब कुछ बता दिया है कि बैठक में क्या कुछ हुआ था, बता दिया है कि पटना डीएम ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।